नमस्कार साथियों। आज हम लोग ड्रीम यूनिवर्सिटी के माध्यम से इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से हम लोग CUT PG का पेपर है उसको सॉल्व करेंगे। विल ट्राई टू सॉल्व द पेपर ऑफ ज्योग्राफी। आप लोग इस चैनल से कोई भी फर्दर अपडेट पाने के लिए, क्योंकि आने वाले समय में नोट्स मैं शेयर करूंगा टेलीग्राम ग्रुप में, PDF भेजूंगा और बहुत सारी मटेरियल्स जो भी मैंने बनाया है उसको भी मैं शेयर करूंगा। तो आप कोई फर्दर नोटिफिकेशन पाना चाहते हैं तो इसके डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिल जाएगी टेलीग्राम की, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। यू कैन ज्वाइन दैट लिंक एंड द मटेरियल्स विल बी शेयर्ड सो दैट यू कैन गेट easily information related to geography. So I'll discuss this paper in two parts. आप ये देखेंगे कि इसमें 75 क्वेश्चंस आते हैं। 75 क्वेश्चंस आर कमिंग रिलेटेड टू ज्योग्राफी। वैसे आधे तो 100 है, पर जो कोर आता है वो 75 क्वेश्चन आते हैं, 75 क्वेश्चंस। तो JNU की जो मेरिट बनती है वो 75 क्वेश्चंस पर बनेगी। 75 क्वेश्चंस में के आधार पर ही मेरिट बनाई जाएगी। ऑन द बेसिस ऑफ 75 क्वेश्चंस मेरिट विल बी डिक्लेयर्ड। ओके, तो 75 क्वेश्चंस के आधार पर बनेगी। तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्या करना है, कोर सब्जेक्ट जो ज्योग्राफी सब्जेक्ट है आपको उस पर फोकस करना है। तो हम लोग चलिए स्टार्ट करते हैं डिस्कशन। जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसको सॉल्व करते हैं। और आपको कोई भी डाउट अगर आता है इससे रिलेटेड तो आप कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करिए। मैं उसको सॉल्व आउट करने की कोशिश करूंगा। सो आई ट्राई टू सॉल्व आउट दैट क्वेरी और क्वेश्चंस वट एवर यू हैव। So let's start this discussion without wasting any further time. So let's start. See, देखो यहाँ पर क्या है। पहला ये 26 क्वेश्चन है। 26 है। 25 तक क्या आते हैं? 25 तक आपका जो रीजनिंग है ये सब आते हैं, रीजनिंग से रिलेटेड। ठीक है, बट यहाँ पर जो आएगा ये सब सारे क्वेश्चंस इसमें आएंगे। तो यहाँ पर पहला स्टेटमेंट क्या कह रहा है? ह्यूमैनिज्म इन ज्योग्राफी डेवलप्ड एज ए क्रिटिसिज्म अगेंस्ट पॉजिटिविज्म एंड क्वांटिटेटिव रिविजन इन ज्योग्राफी। ये कह रहा है कि ह्यूमैनिज्म जो हुआ, ह्यूमैनिज्म की शुरुआत हुई, या मानववाद हिंदी में बोलते हैं इसको, मानववाद या ह्यूमैनिज्म की शुरुआत हुई वो पॉजिटिविज्म एंड QR के अगेंस्ट में हुई। तो यहाँ पर हमको ये समझने की जरूरत होगी। यहाँ पर हमको ये समझने की जरूरत होगी कि जो मानववाद ह्यूमैनिज्म है किस तरह से शुरुआत हुई। तो ह्यूमैनिज्म को बता देना चाहता हूँ आपको कि ह्यूमैनिज्म की जो शुरुआत हुई है वो पॉजिटिविज्म के अगेंस्ट में हुई थी। पॉजिटिविज्म का मतलब क्या होता है? पॉजिटिविज्म का मतलब होता है कि उस समय जो सारा ज्योग्राफी का जो बेस था, उस समय सारा जो डिबेट वो शिफ्ट हो गई कि साइंटिफिक रेशनैलिटी को बढ़ावा देना है। पॉजिटिविज्म का मतलब होता है कि आप साइंटिफिक टेम्पर को बढ़ावा देंगे, साइंटिफिक बेसिस पर एक्सप्लेनेशन करेंगे, कोई भी चीज़ों को आप ऐसे ही मान नहीं लेंगे। तो साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन यहाँ पर खोजने की बात की गई पॉजिटिविज्म में, साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन की बात की गई। साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन की बात की गई। और QR क्या है? क्वांटिटिव रिवोल्यूशन है। क्वांटिटिव रिवोल्यूशन में यहाँ पर ज्योग्राफी में बहुत सारा क्या होने लगा, इसमें बहुत सारा टेबल्स का यूज होने लगा, है ना, स्टैटिस्टिक्स का यूज होने लगा। तो ये सारा जो चीज़ हुआ वो क्वांटिटिव रिवोल्यूशन हुआ। तो इनको लगा कि ज्योग्राफी में बहुत ज़्यादा साइंटिफिज्म या पूरा बहुत ज़्यादा ज्योग्राफी ज्योग्राफी ना रह के पूरा मैथमेटिक्स हो जाएगा। तो इसके अगेंस्ट में क्या लाया गया? ह्यूमैनिज्म लाया गया। तो ह्यूमैनिज्म इज दैट ब्रांच। तो इसके अगेंस्ट में आई थी। तो ये बात सही है, ये स्टेटमेंट सही है। पॉजिटिविज्म को शुरुआत कहाँ से हुई थी, किसने दिया था? पॉजिटिविज्म को अगस्त ऑगस्ट कॉम्टे ने दिया था। तो आप लोग यहाँ नाम याद रखेंगे, ऑगस्ट कॉम्टे जी, ऑगस्ट कॉम्टे ने दिया था इसको, पॉजिटिविज्म को। ह्यूमैनिज्म इसके अगेंस्ट में आया था, सही बात है। दूसरा स्टेटमेंट कंसीडर करते हैं, ह्यूमैनिस्ट कंसीडर जियोग्राफी इज द स्टडी ऑफ द अर्थ इज द होम ऑफ मैन। ज्योग्राफी क्या है? पूरा अर्थ ही क्या है? होम ऑफ मैन है। मैन हो या वीमेन हो, मैन से मतलब यहाँ पर सबसे है। यहाँ पर मैन हो, मेल फीमेल सबसे, और जो भी जीव जंतु हैं, क्योंकि बायोज्योग्राफी में हम लोग सारे जीव जंतुओं को पढ़ते हैं, है ना। तो ये ह्यूमैनिस्ट कंसीडर, तो ज्योग्राफी जो होती है वो पूरा अर्थ ऑफ द होम ऑफ मैन है। तो ये भी पॉइंट सही है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर ट्रू। जी, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। हम्म, ये कह रहा है हु फॉर द फर्स्ट टाइम गेव द डिटेल डिस्क्रिप्शन ऑफ द वर्ल्ड इन 17 वॉल्यूम्स।
कौन सा है जिसने 17 वॉल्यूम्स में वर्ल्ड का डिस्क्रिप्शन दिया? थेल्स ऑफ मिलेटस, टॉलमी, एराटोस्थेनीज, स्ट्रैबो। यहाँ पर आंसर हो जाएगा स्ट्रैबो। स्ट्रैबो ही ऐसे ज्योग्राफर थे जिन्होंने ज्योग्राफी के 17 वॉल्यूम्स में 17 वॉल्यूम्स में इन्होंने ज्योग्राफी दिया। जो ज्योग्राफिका थी उसमें इन्होंने 17 वॉल्यूम्स 17 वॉल्यूम निकाले थे। ठीक है। स्ट्रैबो जो आपके हैं वो कहाँ के हैं? रोमन है ये। आपसे पूछता है कहाँ के हैं स्ट्रैबो। रोमन है। ठीक है। कौन कौन से हैं? स्ट्रैबो हुआ, टॉलमी हुए, प्लिनी हुए, पोम्पोनियस मेला हुए। है ना, ये मेला देखने जाते थे, तो आप लोग इससे याद रख सकते हैं। तो पोम्पोनियस मेला, ये सब क्या है? रोमन जोग्राफर्स हैं। रोमन है। ठीक है। ग्रीक इसके पहले हुए, तो आपको याद रखना होगा कि ग्रीक कौन से थे। ग्रीक्स हुए, रोमस हुए। तो ऐसे हैं, मैं आपको पढ़ाऊंगा कि ग्रीक स्कूल ऑफ थॉट क्या है, रोमन स्कूल ऑफ थॉट क्या है। जो हेरोडोटस हैं, एरिस्टोथनीज है, ये सब क्या है? ग्रीक स्कूल ऑफ थॉट जो पुराने थे, बहुत ही एंशियंट टाइम के थे। वो एरिस्टोटल, ये सब क्या थे? ग्रीक स्कूल ऑफ थॉट थे। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो स्ट्रैबो हो जाएगा। ठीक है। एलिमेंट्स ऑफ ज्योग्राफी, प्रैग्मेटिक ज्योग्राफी, जैसे बहुत सारी डिबेट होती है, जैसे ह्यूमैनिज्म है वैसे प्रैग्मेटिज्म है ना। मैं बता दूं आपको, प्रैग्मेटिज्म, प्रैग्मेटिज्म हुआ, बिहेवियरलिज्म हुआ। बिहेवियरलिज्म मतलब व्यवहार। आप बोलते हैं ना व्यवहार कैसा है, ह्यूमैनिटी कहाँ है, ह्यूमैनिटी से ह्यूमैनिज्म हो गया, बिहेवियरलिज्म हो गया, रेडिकलिज्म हो गया। तो जो रेडिकल लोग होते हैं वो रेडिकलिज्म वाली बात बोलेंगे। फेमिनिज्म हो गया। जितने ये इज्म है, डिबेट्स हैं, ये सारी वो हैं। पोस्ट मॉडर्निज्म हो गया। और भी बहुत सारी हैं, उनको मैं डिस्कस करूंगा। तो यहाँ पर कह रहा है प्रैग्मेटिक ज्योग्राफी यार, ज्योग्राफिक, पहला ए, ज्योग्राफिक स्पेस मैनिफेस्टेशन ऑफ द ह्यूमन एलिमेंट थ्रू टाइम। ये बात सही है, आप ज्योग्राफिक स्पेस है उसको आप मैनिफेस्ट कर सकते हैं टाइम के हिसाब से। ये पॉइंट तो सही है। ये स्पेशल रियलिटी इज कंपोजिट ऑफ ह्यूमन एक्सपीरियंस। और स्पेशल रियलिटी का मतलब क्या होता है? जो भी स्पेस की रियलिटी है स्पेशल, एक स्पेशल होता है, टेम्पोरल होता है। टेम्पोरल टाइम से रिलेटेड है, स्पेशल, स्पेशल जो है स्पेशियल, वो स्पेस से रिलेटेड ज्योग्राफी से। तो क्या है? कंपोजिट ऑफ, ये कंपोजिट इसका ह्यूमन एक्सपीरियंस। जो भी चीज़ है ह्यूमन एक्सपीरियंस का कंपोजिट ही है, तो ये सही होगा। ज्योग्राफिक स्पेस नॉट कंपोजिट ऑफ नॉलेज एंड एरर। तो ज्योग्राफिक स्पेस की अगर बात की जाए तो उसमें नॉलेज और एरर भी होगा। तो ये वाला जो थर्ड पॉइंट है ये तो गलत होगा। और ज्योग्राफिकल स्टडीज आर कंसर्न विद द प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स ऑफ मैन। और कोई भी सब्जेक्ट वो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम से कंसर्न होता है, ये भी सही होगा। स्पेशल लॉज आर नॉट यूजफुल फॉर हाइपोथेसिस फॉर्मुलेशन। अब स्पेशल लॉज है हाइपोथेसिस फॉर्मुलेशन के लिए यूज क्यों नहीं होंगे? सारे सब्जेक्ट का जो लॉज है वो हाइपोथेसिस फॉर्मुलेशन के लिए यूज होता है, ये भी यूज होगा। तो ये गलत है, तो ये वाला गलत हो जाएगा। तो इसमें सही पूछा है, करेक्ट पूछा है ना, करेक्ट आंसर। तो इसमें ए करेक्ट हो जाएगा, बी करेक्ट हो जाएगा, डी, ए बी डी इसमें होंगे, तो ये आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। ऐसी डिबेट्स आपको पढ़ना है। ये आपको मैच द लिस्ट कॉलम है। लेवेंस राम, लेवेंस राम आपको बता देना चाहूँ तो इसको रेट्रजल ने दिया था, फ्रेडरिक रेटजल, फ्रेडरिक रेटजल ने दिया था। रेटजल कहाँ के थे? रेटजल जर्मन के थे, जर्मनी के थे। फ्रेडरिक रेटजल ये जर्मनी के थे। ठीक है। इनकी जो डिसाइपल थी, डिसाइपल जो शिष्य या कुछ भी कर सकते हैं, जो चेला बोलते हैं हिंदी में, तो डिसाइपल जो थे वो मिस सैंपल थी। कौन थी? मिस सैंपल। ठीक है, यूएस की थी ये जर्मन के थे। ये सब क्या थे? फ्रेडरिक रेटजल ने क्या दिया था? एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म। मैं आप लोगों को डिबेट से सारी डिबेट्स पढ़ाऊंगा। इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म। ठीक है, एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म दिया था। मेंटल मैप किसने दिया था? पी गोल्ड ने दिया था। आइकोनोग्राफी, डी कॉसग्रोव, टोपोफिलिया, वाइविजवान। देखिए जो मेंटल मैप होता है, जो आप कोई भी मन में खाका जो तैयार करते हैं किसी भी टॉपिक और सब्जेक्ट से रिलेटेड, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? मेंटल मैप बोलते हैं।
ठीक है, वो मेंटल मैप होगा। तो ए का जिसमें ए का आंसर क्या हो जाएगा, ए का तीसरा हो जाएगा। बी का बताइए, बी का वन हो जाएगा। सी का डी कॉस्ग्रोव तीसरा हो जाएगा। टोपोफिलिया YV214। देखो, टोपोफिलिया का मतलब होता है किसी भी स्पेस से आपकी जो अटैचमेंट होता है, नॉस्टैल्जिया होता है, उसको टोपोफिलिया बोलते हैं। ए का तीसरा, बी का वन, सी का तीसरा, डी का चौथा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। क्या लगाया मैंने, हाँ, ए का तीसरा, मेंटल मैप को पी गोल्ड ने दिया था, बी का वन सही है। सी का तीसरा, तीसरा नहीं, डी कॉस्ग्रोव। सी का यहाँ पर दूसरा लगा ना, तीसरा हो जाएगा। तीसरा तो पहले ही कर दिया, डी का चौथा। तो जो सी का दूसरा है, डी का चौथा। तो आप देखिए, ए का तीसरा किसमें मिल रहा है, इसमें बी मिल रहा है, इसमें मिल रहा है। बी का वन किसमें मिल रहा है, इसमें मिल रहा है। सी का दूसरा, डी का चौथा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, है ना। हम लोग ने लगाया वो था, आ ये गया। तो तो इसका आंसर क्या होगा, ये हो गया। आप देख सकते हैं इसमें, इस चीज में मैंने क्या बताया था। रिलेवेंस राउंड मतलब होता है लिविंग स्टेट। इसको थोड़ा डिटेल में हम लोग पढ़ते हैं। लिविंग स्टेट, लिविंग स्टेट मतलब क्या है, स्टेट की जो परिकल्पना है ना। द थियरी ऑफ रिलेटेड टू स्टेट। तो स्टेट क्या है, ये ऑर्गेनिक स्टेट है। ऑर्गेनिक स्टेट है। ऑर्गेनिक का मतलब होता है कि स्टेट जो है बढ़ रहा है। जैसे आपकी बॉडी बढ़ती है, वैसे ही स्टेट क्या है, बढ़ रहा है। इसका मतलब है कि आपकी जो बाउंड्री है उसको आप क्या करेंगे, बढ़ाएंगे। कोई है तो इधर आप बढ़ा रहे हैं, तो ये करें कब्जा कर लो, इधर पीओके में कब्जा कर लो, इधर एलएसी में कर लो। तो ये सारी जो चीजें होती हैं, तो ये क्या है, लिविंग स्टेट की ही रिलेटेड अंतर्गत आती है। ये साम्राज्यवाद को बढ़ावा देता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। ये कह रहा है विच आर द फॉलोइंग सेलेंट फीचर्स ऑफ बिहेवियरल ज्योग्राफी। अभी मैंने बताया था ना, बिहेवियरल ज्योग्राफी, ये डिबेट्स हैं, आपको डिबेट से तीन चार क्वेश्चन मिल गए। देखिए, ये भी आपको ह्यूमैनिज्म से मिला, प्रैग्मेटिज्म से मिला, ये बिहेवियरिज्म से मिल गया, ये बिहेवियरल ज्योग्राफी है। तो क्या कह रहा है कि नॉट करेक्ट, मतलब इसमें गलत बताना है। द एनवायरमेंटल कॉग्निशंस ऑन विच पीपल एक्ट may differ markedly from the true nature of the real world। तो जो इन्वायरमेंटल कॉग्निशन है, वो कॉग्निशन डिफर कर सकता है, डेफिनेटली डिफर कर सकता है रियल वर्ल्ड से। इसमें कोई वो नहीं है, ये सही है, ठीक है, हमको गलत ढूंढना है। बिहेवियर इज नॉट द जस्ट द एंड प्रोडक्ट ऑफ चेन ऑफ इवेंट्स बट ऑल्सो द स्टार्ट ऑफ द न्यू सीक्वेंसेस। तो खाली चेन ऑफ इवेंट्स नहीं होता है, बल्कि ये सीक्वेंस को भी बताता है, नए नए जो सीक्वेंस होते हैं। ये भी बात सही है। आपको कोई भी देखेंगे तो बिहेवियर खाली नहीं होता, बिहेवियर बहुत ही सब्जेक्टिव चीज़ है। तो बहुत सारी चीज़ों की बताता है। फिर हाथ में आता है बिहेवियर ज्योग्राफर आर्ग्यूड दैट इन्वायरमेंट कंट्रोल्स द मैन। ये कह रहा है, बिहेवियर ज्योग्राफर क्या कह रहे हैं कि इन्वायरमेंट कंट्रोल करता है। जबकि ऐसा नहीं, इन्वायरमेंट कंट्रोल नहीं करता, जबकि मैन कंट्रोल द इन्वायरमेंट होता है। मैन कंट्रोल द इन्वायरमेंट ये होता है। अब इन्वायरमेंट कैसे कंट्रोल, इन्वायरमेंट में हो जाएगा तो बिहेवियर ज्योग्राफर नहीं रहेगा, इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म की। जबकि बिहेवियर ज्योग्राफर जो राइज हुआ, वो इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म के अगेंस्ट में राइज हुआ। ये पॉपुलिज्म की बात करता है। Lack of theories of its own is coming in the way of rapid development of ये behavioral geography। यहाँ पर रैपिड डेवलपमेंट की बात कर रहा है कि इसमें थ्योरीज बहुत ज़्यादा बन नहीं पाई, जिसके कारण से इसका विकास नहीं हो पाया। तो इसका आंसर सही क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट फ्रॉम द अमेरिकन स्कूल ऑफ ज्योग्राफी। जैसे मैंने बताया था कि ग्रीक्स होते हैं, है ना, हम लोगों को ज्योग्राफिकल थॉट में पढ़ेंगे। ग्रीक्स, रोमन्स, अरब, चाइनीज, इंडियन, ये स्कूल ऑफ ज्योग्राफी है ना। अमेरिकन स्कूल ऑफ ज्योग्राफी,
ठीक है। ब्रिटिश स्कूल ऑफ ज्योग्राफी, फ्रेंच स्कूल ऑफ ज्योग्राफी, रशियन स्कूल ऑफ ज्योग्राफी, इन सारे के जो ज्योग्राफर्स हैं उनको आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है। जर्मन स्कूल ऑफ ज्योग्राफी, ये सारे जो हैं इन सारे ज्योग्राफर्स के बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा। तो पूछ रहा है हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट फ्रॉम द अमेरिकन स्कूल ऑफ ज्योग्राफी, इनमें से कौन नहीं है। तो विलियम मॉरिस डेविस यूएस के हैं, ये तो हैं, ये यूएसए के हैं। इन्होंने क्या दिया था, जियोग्राफिकल साइकिल दिया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बताऊंगा इसके बारे में, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जियोग्राफिकल साइकिल, साइकिल ऑफ इरोजन, ये सभी इसी से रिलेटेड है। ठीक है। 1899 में, 1899, इन जियोग्राफिकल एसेस, जियोग्राफिकल एसेस, इन्होंने इसमें बताया था। ठीक। तो इसमें आया था। मार्क जेफरसन, ये भी हैं यूएसए के ही हैं, यूएसए के हैं मार्क जेफरसन। इन्होंने क्या दिया था, प्राइमेट सिटी दिया था। प्राइमेट सिटी मैं आपको बताऊंगा, जो महत्वपूर्ण शहर होता है उसको प्राइमेट सिटी बोलते हैं। कार्ल सावर्थ ने क्या दिया था, कल्चरल लैंडस्केप ने दिया था, कल्चरल लैंडस्केप। ठीक है। ये जो अल्बर्ट डिमेंजन है, ये कहाँ के हो जाएंगे, ये फ्रांस के यहाँ पे। ठीक है। ये फ्रेंच स्कूल ऑफ ज्योग्राफी से संबंध रखते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा, फ्रांस से। ठीक। हम्म। अब नेक्स्ट पे चलते हैं। जो पूछ रहा है थर्मल कॉन्सेप्ट ऑफ द ऑरिजिन ऑफ मानसून वाज फर्स्ट प्रोपाउंडेड बाय, थर्मल ऑरिजिन, जो थ्योरी दी गई है ऑरिजिन ऑफ मानसून की, वो किसके द्वारा दी गई है। तो इसका देखो, वॉकर जो है, वॉकर दिए गए, वॉकर सेल दिए हैं, हेडली हेडली सेल दिए हैं, फेरल फेरल सेल दिए हैं। वॉकर सर्कुलेशन होता है इंडियन ओशन में, तो इसको हम लोग मानसून में पढ़ेंगे जब हम लोग मानसून की बात करेंगे। ठीक है। ई हेली ने दिया है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ई हेली दे। हेडली सेल होती है जो आपका इक्वेटर और सब ट्रॉपिकल रीजन में चलती है ना, 30 से 0 डिग्री और 30 से 35 के बीच में यहाँ से ये चलती है, एक ट्रेडविंड चलती है, तो वो हेडली सेल हुआ। फेरल सेल आपका सब ट्रॉपिकल रीजन से आपको 60 से 65 डिग्री बीच में चलती हैं, उनको क्या बोलते हैं, फेरल सेल बोलते हैं। ये वेस्टर्लीज बोल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। माउंट फ्यूजियम ऑफ जापान इज वॉल्केनिक माउंटेन ऑफ विच टाइप। माउंट फ्यूजियम ऑफ जापान क्या है, किस तरह का माउंटेन टाइप है। ठीक है। तो माउंट फ्यूजियम ऑफ जापान है, ये इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ वॉल्केनो है। ये कंपोजिट कोन में आते हैं। ठीक है। बहुत बड़े बड़े कोन है, कंपोजिट कोन। इसका जो आंसर है आपको स्ट्रेटोकोन मिलेगा। स्ट्रेटोकोन का मतलब क्या होता है, मैं बताता हूँ। जैसे कोई ये लावा है, ठीक है, और यहाँ पर इरप्शन हुआ, एक बार इरप्शन हुआ, 2 बार इरप्शन हुआ, अब हम लोग दूसरे से करते हैं। अब अब इससे इरप्शन हो गया, तो ये स्ट्रेटा बन जाते हैं एक। ठीक है। ये स्ट्रेटा बन गए। तो ये जो स्ट्रेटा बन रहा है, तो ये क्या होगा, इसी को स्ट्रेटोकोन बोलते हैं। इस तरह के जो मिलते हैं, जैसे माउंट फ्यूजियम ऑफ जापान है, ये बहुत बड़े बड़े हैं आपको, ये हाईएस्ट वॉल्केनो होते हैं डोम में। माउंट फ्यूजियम ऑफ जापान, कोटोपैक्सी ऑफ इक्वाडोर, कोटोपैक्सी ऑफ इक्वाडोर। ठीक है। तो ये सारे जो मिलते हैं इनको आपको याद रखना पड़ेगा। तो ये स्ट्रेटोकोन है, स्ट्रेटो मतलब स्ट्रेटा, स्ट्रेटा बोलते हैं इसको। ठीक है। स्ट्रेटा, जैसे आप लोग सुनेंगे स्ट्रेटो क्यूमुलस, स्ट्रेटो क्यूमुलस आप लोग कहाँ पर पढ़ेंगे, ये आपको टाइप्स ऑफ क्लाउड में पढ़ेंगे, एटमॉस्फेयर में। ठीक है। तो उससे भी क्वेश्चन आते रहते हैं। तो स्ट्रेटो क्यूमुलस है, तो इसी तरह से स्ट्रेटो है, तो आपको स्ट्रेटो वर्ड से घबराना नहीं है, स्ट्रेटो कौन हो जाएगा। ठीक है। तो वैसे ही ये स्ट्रेटो कौन है, स्ट्रेटा टाइप के हो जाते हैं। अब दूसरी लेयर जम जाएगी, तो है ना, अब जैसे मैं दिखाऊं, तो ये फिर जम गई, तो ये पूरे स्ट्रेटोकोन हो जाते हैं और बहुत ही कठोर हो जाते हैं, बड़े हो जाते हैं, ऐसे बड़े होते रहते हैं। इसी को क्या बोलते हैं, स्ट्रेटोकोन बोलते हैं। हु हैज पोस्टुलेटेड द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रेजेंट इज की टू द पास्ट, ये किसने दिया था। ये बहुत फेमस सेंटेंस है, जो कोट दिया गया है, और इसके आगे है, नो वेस्टीज ऑफ एन बिगनिंग एंड नो प्रॉस्पेक्ट ऑफ एन एंड, एंड नो प्रॉस्पेक्ट ऑफ एन
एंड ये वाला पूरा है। ये पूछते रहते हैं देश का है, जेम्स हटन का। जेम्स हटन कहाँ के हैं? ये स्कॉटिश है। स्कॉटिश मतलब स्कॉटलैंड के हैं। ठीक है। वर्तमान भूत की कुंजी है, इसको हिंदी में बोलते हैं, भूत की अतीत की। बहुत फेमस वाक्य है। चलो नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। ये पूछ रहा सेल। सेल क्या है? तो देखो सेल इग्निस रॉक होता नहीं है, तो ये कट जाएगा। अब है नहीं तो वीक होगा तो ये भी कट जाएगा। मेटामॉर्फिक भी नहीं है तो ये वो भी कट जाएगा। तो क्या है? सेडिमेंट्री रॉक। सेडिमेंट्री बचा है। आप जानते हैं सेल से क्या बनता है? स्लेट बनता है। सेल से स्लेट बनता है। जब रॉक साइकिल पढ़ेंगे तो आप हम लोग मैं आपको बताऊंगा। तो यहाँ पर सेडिमेंट्री है, तो अब वीक ही एक ही ऑप्शन है, तो यहाँ पर आसानी रहेगी आपकी। तो ये क्या हो जाएगा? वीक सेडिमेंट्री रॉक हो जाएगी। विच आर द फॉलोइंग सिक्वेंसेस नॉट ट्रू? ये देखो ये क्वेश्चन हो गया है ड्रॉप, लेकिन मैं फिर भी आपको बता देना चाहता हूँ ये क्वेश्चन गलत था। तो इसलिए थर्मोक्लाइन जो होता है, तीन क्लाइन होते हैं आपको, थर्मोक्लाइन, पिक्नोक्लाइन और हेलोक्लाइन। ठीक है। तो थर्मोक्लाइन जो है, पिक्नोक्लाइन, हेलोक्लाइन। तो थर्मोक्लाइन आपका संबंधित है किससे? है सैलिनिटी से। यहाँ पर शार्प चेंज इन क्लाइन, क्लाइन का मतलब चेंज होता है। ठीक है। सैलिनिटी ये आपका डेंसिटी से है, और ये आपका टेम्परेचर से है। ठीक। तो ऐसे आपको याद रखना है। ये है तीन क्लाइन है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। हम्बोल्ट करंट करंट ऑरिजिनेट्स फ्रॉम विच ओशन? हम्बोल्ट करंट कहाँ पे ऑरिजिनेट होती है? पैसिफिक ओशन, अटलांटिक ओशन, इंडियन ओशन, आर्कटिक ओशन। आप जानते हैं कि हम्बोल्ट करंट कहाँ से ऑरिजिन होती है? पैसिफिक ओशन। मैं आपको बता देना चाहता हूँ। ये आपका क्या है? ये आपको पेरू कोस्ट मिलेगा यहाँ पे। तो यहाँ पे जो कोल्ड करंट चलती है, ये हम्बोल्ट करंट क्या है? कोल्ड है। ठीक है। तो ये ऐसे जो करंट चलती है इसको क्या बोलते हैं? पेरू करंट या हम्बोल्ट करंट। ये हम्बोल्ट करंट है। ठीक है। पेरू है या हम्बोल्ट है, तो ये पेरू हम्बोल्ट करंट इसको बोलते हैं। कहाँ से ओरिजिनेट होती है? पैसिफिक ओशन से होती है। ठीक। जब यही ठंडी जलधारा दूसरे से वो हो जाती है, तो यहीं पर एल आ जाता है, जो क्या होता है? गर्म जलधारा होती है। तो मैं इसको बताऊंगा आपको ओशन करंट्स में। तो ये हायर लेटीट्यूड टू लोअर लेटीट्यूड जा रही है, तो ये हो जाएगा कोल्ड करंट हो जाएगी। ठीक। सिंपल क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अजोनल सॉइल? देखो ये सॉइल के बारे में पूछा है। कौन सा जोनल है? अजोनल का मतलब जो जोन में नहीं है। ठीक है। आ लिखा है तो इसका मतलब नहीं होता नॉट, नॉट जोनल। ठीक है। एक होता है अजोनल, एक होता है जोनल। जोनल मतलब ये होता है कि जो जोन में पाई जाती है, इनका एक जैसे जैसे आप लैटिट्यूड में बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे आपको क्या देखने को मिलेगा कि ये जोन में पाई जाती हैं। अजोनल कौन सी होती हैं? जिनका कोई फिक्स नहीं होता, कहीं भी पाई जा सकती हैं, लैटिट्यूड से लेना देना नहीं। एल्यूवियल सॉइल होती है। ठीक है। लोएस्ट सॉइल होती है। ये सब क्या होती है? अजोनल सॉइल होती है। और जोनल की बात की जाए तो जोनल में जो जोन से पाई जाती हैं, जैसे पॉटजोल, लैटोसोल और रेंडजिना, ये सब क्या हुआ? जोनल है। तो इसमें अजोनल पूछा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? लोएस्ट सॉइल। ठीक है। द फर्स्ट साइंटिफिक क्लासिफिकेशन ऑफ इंडियन सॉइल वाज मेड बाय? आपको बताना है कि क्लासिफिकेशन किसका द्वारा किया गया। आई इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, आईसीआर है। ये 8 टाइप्स में देता है एंड 27 सब टाइप्स। ठीक है। आईसीएआर। आईसीआर का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? न्यू दिल्ली में है। ये भी पूछ सकता है आपसे, याद रखना पड़ेगा आपको। ठीक है। ओएच स्क्वायर पेट, लेकिन यहाँ पर क्या आंसर? वॉयलकर। वॉयलकर ने दिया आपको, आईसीआर नहीं लगाना है आपको, वॉयलकर लगाना है। तो फर्स्ट साइंटिफिक क्लासिफिकेशन की बात की जाए तो वॉयलकर ने ही दिया था। ठीक। हम्म। तो 15 वाला क्या करा है? केमिकल वेदरिंग इज स्टेटमेंट वन इज मेनली ब्राउट अबाउट द मिनरल्स रिएक्टिंग केमिकली विद वाटर। तो ये क्या कह रहा है कि केमिकल जो होता है इसका मिनरल से रिएक्टिंग केमिकली विद वाटर,
दूसरा क्या कहा, इट occurs mainly in hot and humid climate where heat and moisture in abundance, ये पॉइंट बिल्कुल सही है। हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट होगा, हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट में क्या होता है, हॉट में क्या होता है, एक्सपेंशन होता है, जब दिन में टेम्परेचर बहुत ज़्यादा रहता है तो क्या होता है, फैल जाते हैं, एक्सपेंशन होता है। और ह्यूमिड क्या रहता है, ह्यूमिड से क्या रहेगा, उससे मॉइस्चर मिलता रहेगा, तो बहुत सारी जो क्रिया होती हैं तो वो उससे हो जाती हैं, ठीक है। तो ये बात सही है, की टेकर्स, लेकिन पहला वाला जो पॉइंट है वो आपका गलत है, और इसमें जो होगा सेकंड पॉइंट वो सही है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो आपका डी हो जाएगा। सही। बस इसमें वेदरिंग के बारे में बताया गया है, कोई इसमें खास नहीं है। आप लोग जानते हैं कि जैसे हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट होता है, वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर मॉइस्चर और हीट अबेंडेंस में रहते हैं, तो वहाँ पर वेदरिंग ज़्यादा होगी। लेकिन ये बोला है ऊपर वाले में, जो आप देख सकते हैं, केमिकल वेदरिंग इज मेनली ब्रॉट अबाउट द मिनरल्स रिएक्टिंग केमिकली विद वाटर। मेनली जो होता है, मेनली नहीं होता, मतलब होता है रिएक्टिंग, जो केमिकल से रिएक्ट करते हैं, मेनली नहीं होगा इसमें। देखा गया है कि मिनरल्स नॉर्मल भी रिएक्ट करें उससे भी हो जाता है, लेकिन मेनली ये रीजन नहीं है। चलिए नेक्स्ट में चलते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मिसफिट अमंग ग्लेशियर डिपोजिशनल फीचर। मिसफिट का मतलब होता है कौन सा गलत है ना। मिसफिट का कोई नया टर्मोलॉजी है तो इससे कंफ्यूज नहीं होना। अनउपयुक्त जो बोल रहा है, मिसफिट मतलब कोई फिट नहीं है, आप बोलते हैं ना फिट नहीं है, तो ऐसे मिसफिट, ये फिट नहीं है। तो एस्कर जो होता है, ये देखो डिपोजिशनल में बोल रहा है कि डिस्पोजिशन में कौन फिट नहीं होता, मतलब इरोजनल पूछ रहा है हमसे, याद रखना यहाँ पर क्या पूछ रहा है, इरोजनल। तो एस्कर क्या होता है, डिपोजिशनल होता है, ये ट्रेन की जैसे ऐसे बन जाते हैं ना, इसको एस्कर बोलते हैं। केम ड्रमलिन्स, ड्रमलिन्स ऐसे स्पून की तरह, इन्वर्टेड स्पून की तरह जो बनता है उनको ड्रमलिन बोलते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, ये सब डिपोजिशनल है, डिपोजिशनल है। लेकिन सर्क क्या है, इरोजनल है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सर्क। सर्क मैं बता दूं आपको कैसे बनता है जल्दी से। सर्क जब यहाँ पर इरोजन ग्लेशियर नीचे जाता है तो यहाँ पर क्या है, इरोजन होते रहता है, तो यहाँ पर इरोजन होता रहेगा तो इससे क्या होता है, सर्क, आर्म चेयर की तरह बनेगा, उसको क्या बोलते हैं, सर्क बोलते हैं, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर सॉइल फॉर्मिंग प्रोसेस। सॉइल फॉर्मिंग प्रोसेस पूछ रहा कौन कौन सा है, देखो एलिवेशन, एलिवेशन में बताता हूँ, आप सॉइल प्रोफाइल में पढ़ेंगे, A1, A2, A3, B1, B2, B3, ये आपका क्या है, जोन ऑफ एल्यूविएशन, इल्यूविएशन। और ये क्या है, जोन ऑफ इल्यूविएशन। जब बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है तो नीचे से क्या होता है, ये खींचने लगता है, तो मिट्टी क्या होती है, जो जो आप न्यूट्रिएंट से ऊपर जाने लगते हैं, तो इसको कैपिलरी एक्शन के द्वारा, कैपिलरी एक्शन के द्वारा, तो इसको क्या बोलते हैं, कैपिलरी एक्शन के द्वारा हो जाते हैं, तो ऊपर आ जाते हैं, तो ऊपर आने को है ना, तो इल्यूविएशन बोलते हैं इस प्रोसेस को। ये क्या है, इल्यूविएशन। तो ऊपर से नीचे से ऊपर जाए तो क्या बोलते हैं, इल्यूविएशन बोलते हैं, और जब ऊपर से नीचे आए तो उसे क्या बोलते हैं, एल्यूविएशन बोलते हैं, ALUVIATION, ठीक है, एल्यूविएशन बोलते हैं, ठीक। और जब बहुत ज़्यादा पानी बरसता है तो क्या होता है, ये जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो नीचे जाने लगते हैं, नीचे जाने लगते हैं, जब बहुत ज़्यादा पानी बरसेगा तो ये क्या होगा, ये न्यूट्रिएंट्स नीचे जाने लगते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, ये सब, तो ये नीचे जाने लगते हैं तो उनको, तो इल्यूविएशन भी होगा, लीचिंग हुआ, लीचिंग होता है ना, जैसे बहुत ज़्यादा पानी बरस रहा है तो क्या होता है, जो सॉइल से न्यूट्रिएंट्स हैं वो नीचे ऐसे ऐसे जाने, लीच करने लगते हैं, लेटराइट सॉइल में ये देखने को मिलता है। तो लीचिंग भी होगा, इल्यूविएशन भी होगा। डिफ्लेशन जो होता है ये रिलेटेड है एओलियन प्रोसेस से, हवा को बहुत सारा उड़ा देना, गड्ढा बना देना, ये डिफ्लेशन उससे रिलेटेड है। एब्लेशन जो है ग्लेशियर का पिघलना होता है, तो ये ग्लेशियर से रिलेटेड हो जाएगा, तो ए सी ई, तो 17 का सी आंसर हो जाएगा। चलिए भी बहुत सारे पते हैं। गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स, a long winter night with clear skies and still air is an ideal situation for temperature inversion। मतलब ये टेम्परेचर इन्वर्जन की बात कर रहा है, टेम्परेचर इन्वर्जन,
टेम्परेचर इन्वर्जन का मतलब ये होता है कि जैसे आप ऊपर जाएंगे तो टेम्परेचर घटता है, ऊपर जाने के साथ टेम्परेचर घटता है। लेकिन इसमें क्या होता है, टेम्परेचर जैसे आप ऊपर जाएंगे तो टेम्परेचर बढ़ेगा, तो उसको क्या बोलते हैं, टेम्परेचर इन्वर्जन बोलते हैं। तो लॉन्ग विंटर नाइट होना चाहिए, लंबी सर्द की रातें हो चाहिए, मतलब बड़ी बड़ी रातें होना चाहिए। क्लियर स्काई मतलब आसमान स्वच्छ होना चाहिए, बादल नहीं होना चाहिए। ठीक है। स्टिल एयर का मतलब है कि बहुत ज़्यादा हवा में मूवमेंट नहीं होना, टर्बुलेंस नहीं होना चाहिए। ठीक है, आइडल सिचुएशन होती है, बिल्कुल सही है, तो स्टेटमेंट सही है। टेम्परेचर इन्वर्जन इज नॉर्मल थ्रू आउट द ईयर इन पोलर एरियाज। तो टेम्परेचर इन्वर्जन नॉर्मल रहता है, ठीक है। तो पोलर एरियाज में क्या रहता है, नीचे बर्फ है तो बर्फ में क्या ठंडा रहेगा, ऊपर गर्म रहेगा, तो टेम्परेचर इन्वर्जन हो जाएगा। नीचे क्या है, कोल्ड, पोलर एरियाज में, ऊपर वार्म है। ठीक है। ये कहाँ की बात कर रहे हैं, पोलर एरियाज की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर भी टेम्परेचर थ्रू आउट द ईयर रहता है, दोनों स्टेटमेंट सही है। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। कह रहा है द ग्रोइंग पीरियड फॉर प्लांट्स इज ओनली अबाउट 150 डेज इन टैगा। तो ग्रोइंग पीरियड की बात कर रहा है ये, ठीक है, 150 डेज, ये सही बात है। यहाँ पर तीन 5 मंथ्स। क्या होता है, ऊपर जैसे जैसे आप ऊपर जाएंगे वहां पर सनलाइट कम होती जाएगी, जैसे मैं बना के दिखाऊंगा। ये इक्वेटर है। जैसे आप टाइगर जाएंगे तो यहाँ पर क्या होता है, तो यहाँ पर सनलाइट कम मिलेगी, सनलाइट कम मिलने से यहाँ पर ग्रोविंग सीजन भी प्लांट्स का कम हो जाता है, तो वो 150 डेज होता है। टुंड्रा में जाएंगे तो और कम हो जाएगा। इन इक्वेटोरियल रीजन द ट्रीज आर सो डेंस दैट लिटिल लाइट रीचेस द फ्लोर ऑफ द फॉरेस्ट। सही बात है। इक्वेटोरियल रीजन में क्या होता है, बहुत बड़े बड़े पेड़ होते हैं। ठीक, तो पेड़ होते हैं तो लाइट जो है बहुत कम जा पाती है नीचे, तो इससे क्या होता है, तो फ्लोरा ऑफ द फॉरेस्ट बहुत कम पहुंचती है। ये दोनों सही है, ठीक है, इसमें दोनों सही होंगे। अब ये लोकल विंड्स के बारे में आया है। लोकल विंड्स, ये बहुत ही फेमस है। आप नीट जे का पेपर देखो, आप यूपीएससी के पेपर, स्टेट पीसीएस के पेपर देखो, पीजीडी का पेपर देखो, कोई भी पेपर आप देखेंगे इसमें लोकल विंड्स के बारे में पूछा ही पूछा जाएगा। जो चिली जो होता है, ये ट्यूनिसिया, ट्यूनिसिया में है, ये आपको याद ही करना पड़ेगा। गिबली जो होती है लीबिया में है, खमासिन इजिप्ट में है, लिवेचे स्पेन में है। ठीक है। तो ये आपको ये सारी, और भी बहुत सारी होती हैं। कोल्ड विंड, कोल्ड विंड और वार्म विंड या हॉट विंड बोल सकते हैं। ठीक है। जैसे आपको चिनूक जो मिलेगी वो वार्म मिलेगी, या हॉट बोल सकते हैं, हॉट बोलेंगे इनको। चिनूक होती है, हॉट होती है। तो ऐसे ही आपको नाम याद रखना है। जो कि चिली है ट्यूनिसिया में, एक का दूसरा किसमें, इसमें है बी का वन, बी का वन, सी का चौथा, डी का तीसरा। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो डी हो जाएगा। ठीक है। ए का दूसरा, बी का वन। अरे हर बार हम लोग गलत कर देते हैं। हम्म, तो आप लोग मिला लेंगे, जैसे अभी मैं लिख देता हूँ। ए का दूसरा, जो भी देख लीजिए आप, बी का वन, सी का चौथा, डी का तीसरा। ये जिस भी ऑप्शन में है वही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आपको मैंने अभी बताया ही है। तो ए का दूसरा किसमें है, इसमें है बी का वन, सी का चौथा, डी का तीसरा। ये वाला आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, तो मैंने ऊपर मिला दिया था, आप लोग देख ही सकते हैं। तो आप लोग इसे हिसाब से करेक्ट कर लीजिएगा। सही आंसर इसका ए है। ठीक है। तो चलते हैं हम लोग। तो ले बच्चे, ऐसी बहुत सारी कोल्ड विंड है, जैसे मिस्ट्रल है, ठीक है, सिरक्को है, सिरक्को ब्लड रेन बोलते हैं इसको, हार्मटन है, ब्लड रेन लाती है। ये बहुत ही पूछ सकते हैं, वन वर्ड में ही पूछ सकते हैं। हार्मटन है, इसको डॉक्टर विंड बोलते हैं। डॉक्टर का विंड क्यों बोलते हैं, क्योंकि इससे नमी चली जाती है, डॉक्टर विंड। बहुत इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग नाम है। ठीक है। डॉक्टर विंड कौन सी है, चिनूक है। स्नो ईटर को किसको बोलते हैं, स्नो ईटर मतलब हिम भच्छी,
जो हिम को खा जाए, बर्फ को खाने वाली, स्नो ईटर स्नो को बोलते हैं, क्योंकि बर्फ पिघल जाती है इससे। ठीक है, तो ऐसे आपको नाम याद रखने पड़ेंगे। हम लोग थोड़ा डिटेल में पढ़ रहे हैं, टाइम लग सकता है इसमें। सॉलिफ्लेक्शन इज विच टाइप ऑफ फिजिकल प्रोसेस? सॉलिफ्लेक्शन किस टाइप की फिजिकल प्रोसेस है? फिजिकल वेदरिंग, केमिकल वेदरिंग, बहुत फिजिकल। देखो सॉलिफ्लेक्शन जो होता है, जो सॉलिफ्लेक्शन होता है आपका, जो ऐसे माउंटेन एरियाज हैं वहाँ पर जब पानी बरसता है तो यहाँ पर क्या होता है, मिट्टी और मलबा सब मिलके जो होता है पूरा मास मूवमेंट होता है। तो मास मूवमेंट से क्या होता है, सॉलिफ्लेक्शन एक प्रोसेस होती है, जैसे बड़े बड़े चट्टान के टुकड़े और मिट्टी मिल गए सब ढनकने लगते हैं, उसी में यहाँ पर क्या होता है सॉलिफ्लेक्शन, उसी को सॉलिफ्लेक्शन बोलते हैं। तो सॉलिफ्लेक्शन क्या है, मास वेस्टिंग से रिलेटेड प्रोसेस होती है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आंसर हो जाएगा, ये वेदरिंग नहीं है, ये मास वेस्टिंग है। ठीक, ये सिंपल क्वेश्चन है, मास वेस्टिंग में पढ़ेंगे, मास मूवमेंट में हम लोग इसको अध्ययन करेंगे। सामर लेक इज एन एग्जांपल ऑफ विच टाइप ऑफ पैटर्न? देखो ट्रेलिस पैटर्न ड्रेनेज होता है, एक रेक्टेंगुलर होता है, रेक्टेंगुलर में क्या होता है, जो पैटर्न होगा ये बनेगा। यहाँ पर इसका आंसर होगा सेंट्रीपिटल ड्रेनेज पैटर्न। सेंट्रीपिटल ड्रेनेज पैटर्न में आपको समझाऊं तो यहाँ पर जैसे कोई लेक है, ठीक है, सांबर लेक है मान लो, तो यहाँ पर चारों तरफ से पानी आएगा, तो ये क्या है, सेंट्रीपिटल। सेंट्रीपिटल का मतलब होता है केंद्र की ओर, टुवर्ड्स द सेंटर, टुवर्ड्स द सेंटर आता है, इसलिए इसको ये बोलते हैं, तो इसलिए सेंट्रीपिटल ड्रेनेज पैटर्न हो जाएगा। चलो नेक्स्ट में चलते हैं। रिफ्ट वैलीज फॉल अंडर विच ऑर्डर ऑफ रिलीफ फीचर्स? रिफ्ट वैलीज किस में आती हैं? ये आपको थर्ड ऑर्डर में आती हैं, बता दूं। तीन ऑर्डर होते हैं, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड और थर्ड, तीन ऑर्डर होते हैं। फर्स्ट ऑर्डर में कौन आता है, कॉन्टिनेंट्स एंड ओशियन बेसिन, कॉन्टिनेंट्स एंड ओशियन बेसिन्स आते हैं। इसमें इंडोजेनेटिक से आते हैं, जो भी इंडोजेनेटिक बनेगा, और इसमें एक्सोजेनेटिक से आता है। तो ये रिफ्ट वैली आपको एक्सोजेनेटिक से बनती है, इसलिए क्या हो जाएगा, थर्ड ऑर्डर इसका आंसर हो जाएगा। कॉन्टिनेंट ओशियन फर्स्ट ऑर्डर में इसलिए रखते हैं क्योंकि सबसे पहले यही बने थे। ठीक है, चलो नेक्स्ट में चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अंडरटेकिंग यूजिंग जीआईएस? आपको जीआईएस का बेसिक एप्लीकेशन पढ़ना है, ज़्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। देखो हम लोग जीआईएस में नेटवर्क एनालिसिस करते हैं, बहुत तरह का एनालिसिस होता है, नेटवर्क एनालिसिस, बफर एनालिसिस, डिस्टेंस मॉडल, ओवरले एनालिसिस, ये डिफरेंट टाइप के एनालिसिस मॉडल, लेकिन इसमें डी नहीं होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए बी सी ई। तो इसका आंसर क्या मिल जाएगा, ये ऊपर ही मिल गया आपको, डी हो जाएगा। आपको कुछ नहीं करना, आपको बस बेसिक से इन्फॉर्मेशन इसके बारे में आपको पढ़ना है। ठीक है, मैं आपको पढ़ाऊंगा जीआईएस के बारे में, ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, आपको एप्लीकेशन तक पढ़ना है। विद रिगार्ड्स टू रिमोट सेंसिंग डेटा विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज मिसफिट? फिर पूछा ना, मिसफिट है ना, ये वर्ड मिसफिट से परेशान नहीं होना आपको। देखो रेडियोमेट्रिक रेजोल्यूशन होता है, स्पेक्ट्रल रेजोल्यूशन। स्पेक्ट्रल रेजोल्यूशन में बताऊं, जो स्पेक्ट्रम बनता है उसी को आप लोग स्पेक्ट्रल रेजोल्यूशन कहते हैं। उसमें आपको जी होता है, गामा रेज, फिर एक्स रेज, फिर यूवी रेज, फिर वी होता है, बी से विगोर, फिर इंफ्रारेड होता है, फिर माइक्रोवेव होता है, फिर रेडियो वेव्स होता है। तो ये पूरा आपका स्पेक्ट्रम है, जिसे को आपको स्पेक्ट्रल रेजोल्यूशन बोलते हैं। ठीक, जो स्पेक्ट्रम है, स्पेक्ट्रा, स्पेक्ट्रल रेजोल्यूशन, तो टेलीग्राफिक रेजोल्यूशन नहीं होगा, टेम्पोरल रेजोल्यूशन तो होगा ही। तो इसका आंसर जो होगा ये हो जाएगा। ठीक है, मतलब आंसर सी है, इसमें नहीं पूछा ना। तो आंसर इसका यही हो जाएगा। Which one of the following is related to radiance reflected as function of wavelength? कौन सा रेडिएशन रिफ्लेक्टेड एज फंक्शन ऑफ वेवलेंथ, वेवलेंथ का कौन सा फंक्शन है? आप देखेंगे जो ज़्यादा ही, जितना ज़्यादा हीट बॉडी होगा, जितना हीट बॉडी हो उसका क्या होगा, शॉर्ट वेवलेंथ होगी। जैसे सन से आती है, बहुत ही ज़्यादा रेडिएशन निकलता है, बहुत हीटिंग बॉडी है, तो उससे क्या होता है, जैसे शॉर्ट वेवलेंथ आती है। ठीक है, लेकिन अर्थ की जो अर्थ है वो उससे रेडिएट होती है, तो क्या होती है, लॉन्ग वेवलेंथ होती है, दीर्घ तरंगे बोलते हैं। इसी बारे में पूछ रहा है यहाँ पर, केस को क्या बोलेंगे, स्पेक्ट्रल सिग्नेचर स्पेशल। ठीक है, तो ये भी स्पेक्ट्रा से रिलेटेड हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें भी हम लोग देख लेते हैं, ये भी आपका हो जाएगा, इसमें भी कोई देखने की ज़्यादा जरूरत नहीं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंसेस करेक्टली डिस्क्राइब द रिमोट सेंसिंग प्रोसेस? इसमें रिमोट सेंसिंग प्रोसेस पूछा है, कौन कौन सी रिमोट सेंसिंग प्रोसेस है, पहले क्या होता है। ठीक है,
इसको आप इस फिगर से समझने की कोशिश कीजिए। ये आपका सन है। सन है। तो ये सन क्या है आपका? एनर्जी सोर्स है। ठीक है। तो रेडिएशन बाय एनर्जी सोर्स, पहले आंसर क्या होगा? सी होगा इसमें। ठीक। फिर लिखते जाएंगे जो जो होगा हमारा पहले सी। ठीक है। तो रेडिएशन बाय एनर्जी सोर्स, ये एनर्जी सोर्स क्या है? सन है इसमें। सन। आप तो देख ही रहे हैं। फिर उसके बाद क्या आएगा? इंटरेक्शन विद अर्थ एटमॉस्फेयर। फिर इसका क्या होगा? हम बादल बना देते हैं। इससे इंटरेक्शन होगा तो दूसरा क्या हो जाएगा? सी ई। ठीक। फिर ये क्या पहुंचेगी? तो फिर इसका इंटरेक्शन होगा तो यहाँ पर क्या होगा? स्पेक्ट्रल रेडिएशन पड़ेगा तो ये फिर रिफ्लेक्ट होगा, कुछ चीज ऑब्जर्व कर लेगा, कुछ रिटर्न बैक हो जाएगा। तो ये कहाँ पर होगा? रिकॉर्डिंग ऑफ एनर्जी बाय द सेंसर। यहाँ पर सेंसर लगे होंगे, मान लो ये सेंसर लगा हुआ। ठीक है। तो यहाँ पर रिकॉर्डिंग ऑफ एनर्जी होगी तो इसके बाद सीई बी आ जाएगा। ठीक है। फिर ये ट्रांसमिट करेगा नीचे। तो ट्रांसमिशन, रिसेप्शन एंड प्रोसेसिंग, तो इसमें ये हो जाएगा। यहाँ पर ग्राउंड स्टेशन है मान लो, तो यहाँ पर है, यहाँ पर ट्रांसमिशन होगा। लास्ट में क्या होगा? इंटरप्रिटेशन एंड एनालिसिस, डी। तो सी ई बी ए डी, तो जिसमें भी आंसर सी बी ए डी होगा वही आंसर हो जाएगा। सी ई बी ए डी किसमें? बी में। ठीक है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। समझ में आया? कुछ नहीं, इसमें प्रोसेस स्टेजेस थी रिमोट सेंसिंग की। विच आर द फॉलोइंग ऑप्शन इज मिसफिट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कलर मोड्स ऑफ थीमेटिक मैप। कॉलम कौन सा कलर मोड ऑफ थीमेटिक मैप में गलत है? देखो, रेड आरजीबी है। आरजीबी का मतलब कुछ नहीं होता, प्राइमरी कलर होता है। रेड, ग्रीन, ब्लू। ठीक है, ये प्राइमरी कलर होता है। सी एम ए के सियान, ये थीमेटिक मैप में हम सब यूज करते हैं। कोई भी थीम होती है जैसे पॉपुलेशन है, वेजिटेशन है, उसके हिसाब से हम लोग क्या बोलते हैं? येलो, ब्लैक। ये डिजिटल मैपिंग में सब यूज होते हैं। आप लोग कार्ड्स बनाते हैं उसमें भी यूज होता है। एच एस बी, एच एस बी का मतलब होता है ह्यू स्क्रीन वैल्यू। वैल्यू मतलब कितना लाइट आप कलर को करना चाहते हैं। ह्यू मतलब कितना लेना चाहते हैं कलर, और कितना ज़्यादा लेना चाहते हैं। ठीक है। ये तीनों है लेकिन एल एस जी नहीं है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? एल एस जी हो जाएगा थीमेटिक मैप में। ठीक। विच आर ऑफ द फॉलोइंग मैप प्रोजेक्शन सुटेबल फॉर मैपिंग स्मॉल कंट्रीज। स्मॉल कंट्रीज को मैप करने के लिए क्या होता है? इसमें आपको बोन्स हो जाएगा। जो देखिए आपको यूरोप एंड एशिया, और आप पूछिए यूरोप एंड एशिया को किससे मैप करेंगे, तो यहाँ पर वो भी हो जाएगा, बोन ही हो जाएगा। बोन्स प्रोजेक्शन, इसमें भी आप बोन्स ही प्रोजेक्शन लगाइए। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इसमें आप बोन्स प्रोजेक्शन लगाएंगे। ठीक है। हाँ, तो इसमें स्मॉल कंट्रीज को मैप करने के लिए क्या होता है? बोन्स प्रोजेक्शन होता है। ठीक। हम्म, अब आते हैं नेक्स्ट में। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन प्रिपेयर्स द वेदर मैप ऑफ इंडिया। वेदर मैप ऑफ इंडिया कौन बनाता है? देखो, आंसर देखो, इसरो तो बनाएगा नहीं, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल बनाएगा नहीं, WMO बनाएगा इंडिया का, है ना? तो इंडियन मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन हो जाएगा। IMD भी बोल सकते हैं इसको, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, इंडियन मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। सर्वे ऑफ इंडिया, ठीक है, सर्वे ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ पर है? इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? देहरादून में है। ये आपका इंडिया का मैप बनाता है, टोपोसीट ये सब बनाना इनका काम होता है। ठीक है। तो सर्वे ऑफ इंडिया, इसके क्या होते हैं? सर्वेयर जनरल ऑफ इंडिया होते हैं। सर्वेयर जनरल ऑफ इंडिया। ये सारी चीजें आपको देखने को मिली, ये फैक्ट है। आपको इस सारी छोटी छोटी जानकारी आपको याद करनी पड़ेगी। चलो चलते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज ए कांस्टेंट कंपास बेयरिंग। कांस्टेंट मतलब जो चेंज नहीं हो रही है, जो जिसकी दिशा नहीं बदल रही है, उसके हम कौन यूज करते हैं? देखो, आइसोट्रॉपिक सरफेस, तो यहाँ पर दिशा को लेन देना नहीं, ये आपको वेबर की थ्योरी में मिलेगा। उन्होंने आइसोट्रॉपिक सरफेस की बात की थी वेबर थ्योरी में। ये आपको मिलेंगे आइसोडोपन, जहाँ पर इक्वल ट्रांसपोर्ट कॉस्ट होती है, उसको आइपोड आइसोडापेन बोलते हैं। ग्रेट आर्टिकल सर्कल, यहाँ पर रंब लाइन हो जाएगा, इसको रंब लाइन भी बोलते हैं, आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, पूछ सकता है। अगर रंब लाइन दे देगा तब भी इसका आंसर यही होगा। यहाँ पर लोग जो ड्रम हो जाएगा। ठीक है।
चलो चलते हैं नेक्स्ट में। विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट डिग्री ऑफ क्लाउडनेस? डिग्री ऑफ क्लाउडनेस कौन है? आइसोबार। आइसोबार देखो ये है किसको देता है? प्रेशर को बताता है, ठीक है। लेकिन जो आइसोनेप है ये आपको बताता है क्लाउड कवर को बताता है, डिग्री ऑफ क्लाउड कवर, डिग्री ऑफ क्लाउडनेस या क्लाउड कवर। तो डिफरेंट टाइप की लाइन है, लाइन से क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा, आप उस क्वेश्चन को याद कर लीजिएगा। आइसो लाइन से डिफरेंट टाइप ऑफ आइसो लाइन्स है, कैसी भी लाइन हो आप इसको याद करिएगा, ठीक है। बहुत सारी लाइन है, उनको मैं बता दूंगा। व्हाट इज द सरफेस डिस्टेंस फॉर ईच डिग्री ऑफ लैटिट्यूड? सरफेस डिस्टेंस मतलब कि 1 डिग्री लैटिट्यूड के लिए सरफेस में कितना किलोमीटर होगा? तो इसका आंसर होता है 111.11 किलोमीटर। लेकिन ये 812 है तो ये इसके पास है, यही हो जाएगा, ठीक है। अगर लॉन्गिट्यूड पूछता तब 111.32 किलोमीटर, ये हो जाएगा आपका लॉन्गिट्यूड का, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज यूज फॉर एंगुलर मेजरमेंट? एंगुलर मेजरमेंट की बात कर रहा है तो मैं बता दूं सेक्साडेसिमल स्केल जो होता है वो डिग्री, मिनट और आर, ये सब जो होते हैं ये सारे के सारे सेक्साडेसिमल स्केल से यूज किए जाते हैं। तो यहाँ पर एंगुलर मेजरमेंट की बात की जाती है तो डिग्री और मिनट किस में होता है? घड़ी में होता है। तो एंगुलर मेजरमेंट होता है तो यहाँ पर सेक्साडेसिमल स्केल हो जाएगा, ये भी आप लोग पढ़ लेंगे। अकॉर्डिंग टू द सेंसस ऑफ इंडिया 2011, देखो सेंसस ऑफ इंडिया जो पूछेगा वो आपका 2011 का ही पूछेगा। पूछ रहा है किसमें कौन सा जेंडर गैप लिटरेसी रेट में, मतलब ये पूछ रहा है कि मेल की लिटरेसी रेट कितनी है और फीमेल की लिटरेसी रेट में गैप किस स्टेट में सबसे ज़्यादा है। तो मैं बता दूं मेल लिटरेसी रेट 80% लगभग 79 है करेक्ट, और फीमेल लिटरेसी रेट यहाँ पर 52%, कम से कम 28% अंतर पाया जाता है महिलाओं में। राजस्थान में इतना ज़्यादा डिफरेंस है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? राजस्थान हो जाएगा। तो आपको ऐसे ऐसे डाटा याद रखना पड़ेगा, मतलब कि महिलाओं की स्थिति बहुत ही लिटरेसी के मामले में राजस्थान में बहुत ही अंतर है। मतलब महिलाओं को बहुत कम पढ़ाया जाता है, आप वहाँ की सोशल कंडीशन और इकोनॉमिक कंडीशन समझ सकते हैं कि महिलाओं को कितना वंचित रखा जाता है। Which one of the following states stands first in the production of bauxite in India during 2017-2018? ये पूछ रहा है कि बॉक्साइट प्रोडक्शन में कौन फर्स्ट स्टैंड करता है। देखो मैं बता देना चाहता हूँ जो बॉक्साइट का प्रोडक्शन है सबसे ज़्यादा उड़ीसा में होता है, और कितना होता है? 49%, लगभग आधा प्रोडक्शन उड़ीसा से ही हो रहा है, और अभी भी इंडिया ये उड़ीसा ही टॉप में बना हुआ है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? उड़ीसा। वर्ल्ड में अगर बात की जाए तो कौन सा हो जाएगा? ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा, सेकंड में चाइना हो जाएगा, ठीक है। इंडिया में आपका उड़ीसा आधा ही है और ये आगे भी बना रहेगा। तो 2017-18 में था, 2021 में भी अभी भी उड़ीसा ही है, तो इसका आंसर उड़ीसा ही हो, ठीक है। चलो नेक्स्ट में चलते हैं। कह रहा है मैग्नेटाइट इज द फर्स्ट आयरन ओर विद अ वेरी हाई आयरन कंटेंट। तो सही है, मैग्नेटाइट बाई फाइनेस्ट आयरन कंटेंट आयरन ओर है, इसमें बहुत ज़्यादा आयरन कंटेंट पाया जाता है, लगभग 70% आयरन कंटेंट पाया जाता है। Fe3O4 इसका केमिकल फॉर्मूला होता है। ये मैग्नेटाइट बहुत हाई आयरन कंटेंट फाइनेस्ट है क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा आयरन कंटेंट पाया जाता है, मतलब बायोटाइट बहुत अच्छा माना जाता है। हेमेटाइट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रियल आयरन ओर इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी। और हेमेटाइट जो है आपका आयरन ओर ये बहुत ज़्यादा पाया जाता है, मोस्ट फाउंड मिनरल ऑन अर्थ सरफेस, ठीक है, हेमाटाइट। तो इसमें दोनों आपके आंसर सही है। बोथ स्टेटमेंट वन एंड स्टेटमेंट टू आर ट्रू, ठीक है। तो ये सारी चीजें दोनों इसका आंसर हो जाएगा, ठीक। इसमें चलना है आपको। समझ में आ रहा होगा आपको। Which one of the following indicators considered as the most effective barometer of the fitness of the social environment for human life? मतलब कौन सा बहुत अच्छा बताता है कि आप सोशल एनवायरनमेंट जो सामाजिक पर्यावरण है आपको बहुत अच्छा है। देखो क्रूड डेथ रेट, जो डेथ रेट सारे होती हैं हर जगह। लाइफ एक्सपेक्टेंसी मेजर हो सकता है, ठीक है, लेकिन हमको बेस्ट ढूंढना है। मैटरनल मोर्टेलिटी रेशियो, देखिए यहाँ पर रेशियो की बात कर रहा है, अगर रेट होता तो यही आंसर हो जाता, लेकिन यहाँ पर रेशियो दिया तो ये आंसर नहीं होगा। इनफैक्ट मोर्टेलिटी रेट IMR हो जाता है, ठीक है। अगर MMR होता, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट होता, ये हो जाता है, क्योंकि अगर यहाँ पर माताएं भी अगर बच्चा पैदा करने में उनकी मृत्यु हो जा रही है तो इसका मतलब वहाँ की जो स्वास्थ्य व्यवस्थाएं हैं, जो कि हेल्थ फैसिलिटीज हैं बहुत ही
चरमरा गई है व्यवस्थाएं और बहुत ही कमज़ोर व्यवस्था है। वहाँ पर कोई भी बेसिक फैसिलिटीज़ नहीं है। और इन्फेंट मर्टलिटी रेट भी बताती है कि कितना ज़्यादा वहाँ की हेल्थ फैसिलिटीज़ बहुत ज़्यादा अहम है। वहाँ पर बेड की संख्या कम होगी, वहाँ पर बेसिक फैसिलिटीज़ कम होगी, डॉक्टर्स कम होंगे, बहुत सारी चीज़ें होंगी आईएमआर में। 1000 लाइव बर्थ में कितने बच्चे मर जा रहे हैं, उनको बोलते हैं इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, 1 साल के भीतर। ठीक है, शिशु 1 साल के भीतर होता है। चलो नेक्स्ट में चलते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग डेटा सोर्स प्रोवाइड्स कंटिन्यूअस रिकॉर्ड्स ऑफ डेमोग्राफिक इवेंट्स इंक्लूडिंग बर्थ, डेथ्स, मैरिजेस, डाइवोर्स? ये सब के बारे में कौन डेटा प्रोवाइड करता है? तो मैं बता दूं आपका इसका क्या आंसर होगा, सीआरएस, सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम। सीआरएस के बारे में आप सुनेंगे, सीआरएस चर्चा में था इसलिए क्वेश्चन आया। सीआरएस के बारे में अगर हम बात करेंगे तो बर्थ के बारे में, डेथ के बारे में, मैरिजेस और डाइवोर्स के बारे में वे सारा डेटा आपको प्रोवाइड करता है। जिसको देखेंगे, इसमें अमेंडमेंट की बात भी चल रही थी कि इसमें सुधार किया जाए ताकि आप मैनुअल लोग बर्थ और डेथ का अच्छे से ब्यौरा आप रजिस्टर करा जाए। अभी मैनुअल हो रहा है तो लोग चाहते हैं कि इसमें अभी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके हम लोग वैसे भी करें ताकि बहुत ही सही तरीके से इस्तेमाल हो। ठीक है, तो सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम होगा इसमें। ये न्यूज़ में था इसलिए आया, इसको आप न्यूज़ में भी थोड़ा थोड़ा टच में रहेंगे। अब आते हैं, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट, वन इज लेबल्ड असर्शन एंड असर्शन। ये देखते हैं क्या है। द रोल ऑफ फिजिकल फैक्टर्स इन द स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ, स्पेशल मतलब कि कोई स्थान में, ठीक है, स्पेशल स्पेस में कोई कैसा डिस्ट्रीब्यूशन है। डिक्लाइंस एज सिविलाइजेशन एडवांसेस, तो सही बात है, जैसे जैसे आपकी सिविलाइजेशन बढ़ेगी वैसी वैसी जो होगा स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन, वो क्या होगा, वो ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। अब देखिए, आप घर क्या है, आप डेजर्ट में भी घर बना ले रहे हैं ना, आप समुद्र में भी घर बना रहे हैं, आप कहीं पर भी बना सकते हैं। तो जो फिजिकल फैक्टर है वो उसका स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन में डिक्लाइन होगा, मतलब कम होगा। तो ये आंसर तो सही है। अभी लोग मंगल ग्रह में बनाने की कॉलोनी बात कर रहे हैं, तो ये सब सारा चीज़ क्या है, ये सब कह रहा कि जैसे जैसे सिविलाइजेशन एडवांस होती है वैसे वैसे पॉपुलेशन का घटता है। इसके बाद है फिजिकल फैक्टर्स आर प्रोवाइड नो मोर देन अ पार्शियल डिटरमिनिस्टिक एक्सप्लेनेशन। फिजिकल फैक्टर्स की अगर बात कीजिए तो तब है डिटरमिनिस्टिक, क्या कहता है कि इन्वायरमेंट कंट्रोल करेगा मैन को, इन्वायरमेंट विल कंट्रोल द ह्यूमन, दैट इज द फिलॉसफी ऑफ डिटरमिनिस्टिक, विच इज द फिलॉसफी known as determinism or environmental determinism propounded by फ्रेडरिक रैटजल। तो वे कह रहा है कि डिटरमिनिस्टिक एक्सप्लेनेशन देता है, तो ये भी सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, तो देखिए हम लोगों ने यहाँ पर 40 क्वेश्चंस कर लिए हैं डिस्कशन, जो हमारा टारगेट था। हम लोगों को टाइम थोड़ा ज़्यादा लग गया, इसलिए लग गया क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप उसके आगे पीछे का भी देखें। ऐसा नहीं कि हम लोग बस उसका आंसर देखते जाएं। हम लोगों ने डिटेल में सारा क्वेश्चंस को देखा, समझने की कोशिश की, समझने की हम लोगों ने उसकी कोशिश की। तो हम लोगों ने 40 क्वेश्चन तक डिस्कस किया। बचे हुए जो 35 क्वेश्चन है, आने वाले कुछ ही दिनों में, 2-3 दिन में हम उसको भी डाल देंगे, तो आपका ये पूरा पेपर आपको मिल जाएगा। तो आपको ये पूरी जानकारी इसके बारे में मिली। मैंने 40 क्वेश्चन सॉल्व कराए, बचे हुए 35 आने वाले लेक्चर्स में भी सॉल्व करा दिया जाएगा। और आपको ये पीडीएफ अगर प्राप्त करना हो तो आप टेलीग्राम में जुड़ जाइए, लिंक आपको इसी में डिस्क्रिप्शन में दे दी जाएगी। आप जुड़ जाइए कोई भी इंफॉर्मेशन पाने के लिए। और आपको अगर ये सेशन अच्छा लगा तो इसको लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। हाँ, और इसको आप शेयर भी कर सकते हैं, और कमेंट करके आप जरूर से जरूर बताएं कि आपको किस तरह से लगा, क्या समझ में नहीं है। अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आती है तो मुझसे पूछिए, मैं आपको जरूर उसको सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। आप इतना टाइम देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलो मिलते हैं फिर।